नमस्कार। भारत के भूमि पर अद्भुत महापुरुषों ने जन्म लिया। हम अपने वेदों में देखें तो ऐसे वैज्ञानिकों की चर्चा है जिनके बारे में हम जानकर अचंभित रह जाते हैं। भारत के स्वर्णिम अतीत की तरफ देखें तो तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हैं जो पूरे विश्व में ज्ञान का केंद्र रहे हैं। गणित, विज्ञान, आध्यात्म, योग, इन सभी विषयों का ज्ञान जो हमें मनीषियों ने दिया है वो न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व की विरासत है। आज घर संसार के इस कार्यक्रम में हम वेद और आयुर्वेद और प्राचीन विज्ञान की बातें करेंगे। इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं विजय लक्ष्मी जी, जो खुद इसी फील्ड में रिसर्च कर चुकी हैं। विजय लक्ष्मी जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज जब हम 21वीं सदी में हैं तो आखिर प्राचीन विज्ञान की ओर क्यों खींचे जा रहे हैं, वेद की ओर क्यों खींचे जा रहे हैं? बड़ा ही रोचक प्रश्न पूछा आपने कि जहाँ हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं और फिर प्राचीन विज्ञान की तरफ बढ़ना सचमुच थोड़ा अटपटा सा लगता है, पर मैं इसका बिल्कुल सटीक उत्तर आपको देना चाहूँगी कि जब हम आधुनिक विज्ञान की बात करते हैं तो जो पंच महाभूत है ना, अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, तो आधुनिक विज्ञान में हम इनका शोषण कर रहे हैं जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हो रही। जैसे आप देख रही होंगे ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, इस तरह की समस्याएं जो हैं हमें देखने को मिल रही हैं। फॉरेस्ट कट रहे हैं, वायु प्रदूषित हो रहा है। और वहीं जो वेद का विज्ञान है ना, वो बिल्कुल इसके उल्टा है। वेद का विज्ञान कहता है कि हम जो भी करें, जो भी हमारा ज्ञान हो, विज्ञान हो, वो प्रकृति के साथ समन्वय स्थापित कर किया जा सके, जो इन पंचभूतों का संरक्षण हो, सुरक्षित हो और ये संवर्धित रहें। और कहीं ना कहीं हम भी तो प्रकृति का हिस्सा हैं। तो जब ये प्रकृति संवर्धित होगी, वो सुरक्षित होगी, तो अंततः हम भी सुरक्षित होंगे। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आज हम अनेकों फैक्ट्रियाँ खोल रहे हैं, उससे जो जहरीली गैस निकलती है, क्या वो जल में नहीं जाती? बिल्कुल। क्या वो हमारे अंदर श्वास के साथ नहीं जाती? तो कहीं ना कहीं वो हमें भी तो हानि पहुंचाती है। तो मुझे लगता है कि अगर हमें इन सारे समस्याओं का निजात पाना है तो आज प्राचीन विज्ञान एक बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है। अच्छा, वेद क्या है? वेद एक बहुत अच्छा प्रश्न है। फिर आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछ दिया। अगर संभवतः जब हम सामान्य लैंग्वेज में बात करें तो लोगों को लगता है कि वेद मतलब हम कह सकते हैं कि कोई पूजा पद्धति की कोई ग्रंथ रही होगी या फिर धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग में आने गई एक ग्रंथ मानी जा सकती है। पर वस्तुतः काफ़ी डिफरेंट है इससे। मतलब मैं कह सकती हूँ कि संपूर्ण ज्ञान का मूल स्रोत जो है ना, वो वेद है। तो ये क्या आम जनमानस के भाषा में उपलब्ध है? कैसे हम लोग इसे पढ़ें? देखिए, वेद तो वैसे प्राचीनतम, अगर हम विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा की बात करें तो भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा ये कहा गया कि जो वैदिक संस्कृत है सबसे प्राचीनतम है। तो आज हमारे लिए, क्योंकि संस्कृत सबसे मतलब प्रैक्टिकल और साइंटिफिक लैंग्वेज है, पर आज ये हमारे पहुंच के काफ़ी बाहर हो चुकी है, तो शायद हम इसे नहीं पढ़ पा रहे हैं। पर चिंता की बात नहीं है। वेदों के बहुत से अनुवाद आपको आज मिल जाएंगे। आप कई पब्लिकेशन से आप ले सकती हैं, हिंदी, मराठी, अन्य भाषाओं में, जिससे आप पढ़ सकती हैं। और साथ ही साथ अगर आप वेद को समझना चाहती हैं तो वेद को समझने के लिए कई वेदांगों की रचना की गई है। तो वेदांग हैं, संहिताएं हैं जहाँ से आप वेद को समझ सकती हैं। और भी अन्य कई ऐसे ग्रंथ प्राचीन काल में लिखे गए जिसमें कि वेद का निचोड़ है, उस ज्ञान का निचोड़ है, जिसे पढ़कर आप आसानी से आप समझ सकती हैं। और वेद को कहा जा सकता है, सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो वेद जो है ये विश्व की प्राचीनतम प्रामाणिक एवं वैज्ञानिक ग्रंथ है जिसमें संपूर्ण ज्ञान है। चाहे आप आयुर्वेद ले लें, चाहे आप खगोल शास्त्र ले लें, मेटलर्जी ले लें, इन सारे ज्ञान जो है ये सारा ज्ञान विज्ञान का विकास तो प्राचीन काल में ही हो चुका बिल्कुल बिल्कुल है ना। लेकिन अब ज़रूरत है कि हमारी जो नई पीढ़ी है हम उस ज्ञान से इनको अवगत कराएं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का भी ये मानना है कि जो ज्ञान का केंद्र प्राचीन भारतीय कला जो है वो ये ज्ञान का केंद्र रही है, इससे ये नई पीढ़ी को अवगत कराया जाए। तो अभी नई शिक्षा नीति जो आ रही है सरकार की तरफ से, इनमें किन किन बातों पर फोकस रहेगी?
नई जो शिक्षा नीति की आप बात कर रही हैं, ये मूलतः जो है ये प्राचीन ज्ञान विज्ञान जो ज्ञान परंपरा थी उसको कैसे पुनः स्थापित किया जा सके। तो उनका मेल जो फोकस है वो ये है कि हम कैसे पुनः स्थापित करें। इवन 2020 में भी कहा गया कि ये प्राचीन विज्ञान को विभिन्न संस्थानों ने भी काफ़ी फोकस किया, चाहे वो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी हो, चाहे IIT खड़गपुर हो। इन कई संस्थानों ने सेमिनार के थ्रू बच्चों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि कई संस्थानों में मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम का सेंटर भी खुलने जा रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे झारखंड में NIT जो है वहाँ भी अब कुछ ही समय में ये सेंटर खुलेगा, जिसमें कि बच्चे लाभान्वित होंगे। और एक कैरिकुलम भी डाला गया एक सेमेस्टर में एंशिएंट नॉलेज विस्डम का, जिससे कि वो इस चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि इन ज्ञान को हम नहीं जानते, हो सकता है कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला हो इसमें तो पढ़कर नहीं, ये अभी नई पीढ़ी को इसके बारे में जानना बहुत बहुत आवश्यक है। देखिए, अभी हम जो एटम्स की पढ़ाई पढ़ते हैं या एस्ट्रोनॉमी है या ग्रेविटी है, इन सभी बातों की चर्चा बहुत पहले वेद में की जा चुकी है, जिनके बारे में हमारे बच्चे खास करके नहीं जानते। तो कुछ आप ऐसे वैज्ञानिकों के नाम, या यूँ कहें कि उस वक्त मनीषियों जो थे उनके द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा था, तो आप कुछ वैसे मनीषियों की भी चर्चा करें। देखिए, अगर हम मनीषियों की बात करें तो हम बच्चों के लैंग्वेज में बहुत सिंपल टर्म्स में हम कह सकते हैं कि जो आज के साइंटिस्ट हैं ना, तो उस ज़माने में जो साइंटिस्ट हुआ करते थे वही मनीषी कहलाते थे, वही ऋषि मुनि कहलाते थे। वैसे अगर इनकी गिनती देखी जाए तो ये बहुत होंगी, पर मैं आज समय कम है तो मैं कुछ मनीषियों का नाम लेती हूँ। जैसे आपने एटम्स की बात की, तो एटम्स की बड़ी अच्छी व्याख्या जो है महर्षि कणाद ने की है अपने पुस्तक वैशेषिक सूत्र में, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से एटम को डिफाइन किया है। और अगर हम सुश्रुत संहिता की बात करें, महर्षि सुश्रुत की बात करें, पर आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उस जमाने में मतलब वैदिक काल में हमारे यहाँ पे सर्जरी हुआ करती थी। और महर्षि सुश्रुत स्वयं मोर देन 100 सर्जरीज किया करते थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस प्लास्टिक सर्जरी को लेकर आज हम जनरली सोचते हैं कि नहीं विदेशों में अच्छा होगा, तो इसकी भी संपूर्ण विधि जो है आपको सुश्रुत संहिता में मिल जाएगी। अच्छा। अगर हम ऋषि चरक की बात करें तो ऋषि चरक के पुस्तक जो है, ग्रंथ जो है चरक संहिता में बड़ी एक खूबसूरती से व्याधि एवं उनके निदानों का वर्णन किया गया है कि किस रोग में कौन सा मेडिसिन लिया जाए। और अगर नागार्जुन की बात हम करें तो नागार्जुन ने मेटल्स पे बहुत वर्क किया, और उनका सबसे मुख्यतः जो वर्क था वो मर्क्यूरी पे था। मर्क्यूरी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो मर्क्यूरी जो है, तो कहा जाता है कि उस टाइम पे जो है कैसे पॉवर्टी वाली सिचुएशन आ गई, तो राजा की कोष से सारी स्वर्ण मुद्राएं समाप्त हो गई। तब नागार्जुन ने कहा कि मैं पारद को स्वर्ण, पारद मीन्स मर्क्यूरी, मर्क्यूरी में गोल्ड को कन्वर्ट करूंगा और मैं दारिद्र को दूर करूंगा। और उन्होंने मयूरी विद्या सीखी और उन्होंने ये संपूर्ण विधा को अपनी पुस्तकों में अंकित भी किया है। तो उन्होंने आज अगर सोचेंगे तो आश्चर्य लगता है ऐसा भी हो सकता है, पर ऐसा हुआ था और उन्होंने किया था। प्राचीन काल के बहुत सारे ऐसे अवशेष हैं जिनको देख के हमें पता लगता है कि आर्किटेक्ट जो हमारा था, जी बिल्कुल, वो बहुत प्राचीन काल से ही काफ़ी विकसित था। तो ऐसे कुछ आप अवशेषों की जी, इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं है। इसके लिए ना ही आपको पुस्तक के पन्ने पलटने पड़ेंगे, ना ही आपको ज्ञान देखना पड़ेगा। आप अगर देश के किसी कोने में भी आप चले जाएं, चाहे वहाँ का आप टेम्पल्स ही देख लें, तो आपको ये पता चलेगा कि उनका जो आर्किटेक्ट था वो काफ़ी माइन्यूट, आप देखेंगे नक्काशी से लेकर वो बहुत माइन्यूट एंड प्रेसाइज एंड ब्यूटीफुल था, और बहुत ज्योमेट्रिक फिगर्स। बिल्कुल बिल्कुल, ये पता चलता है कि ज्योमेट्री भी काफ़ी मैथ्स हमारे देश में बहुत ही प्राचीन काल से चलता चला आ रहा है। इवन सुलभ सूत्र जो है उसमें मैथ्स के डिफरेंट फिगर्स का वर्णन आपको मिल जाएगा। आप अगर देखेंगी तो मतलब कहा जाता था कि उस जमाने में जब हवन कुंडों का जब बनाया जाता था तो वो कहा जाता है कि एक जौ या तिल के समान भी आगे पीछे नहीं हो सकता था, उतना फाइन ज्योमेट्री। और अगर आप आर्किटेक्ट को देख लें तो वहाँ पे आपको हर जगह पे छोटे छोटे चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बिल्कुल माइन्यूट नक्काशी मिल जाएंगी। जैसे आप रत्नेश्वर महादेव का टेम्पल अगर आप देखें जो बनारस में स्थित है, तो वो 9 डिग्री से स्लैंट है।
तो और भी है इमारतें जो कुछ कोणार्क डिग्री है, से हैं। बहुत सारी कोणार्क है, पद्मनाभन टेम्पल है, अजंता इलोरा है, जिनकी खूबसूरती कहते हैं कि आज भी उनकी पेंटिंग वैसे की वैसे है। वैसे तो मैं कहती हूँ कि 1000 साल से वो वैसे के वैसे खड़े हैं। वेधशालाएं भी बहुत सारी हैं, तो ये वेधशाला है क्या? देखिए, वेधशाला तो वैसे काफ़ी हैं, पर अगर हम प्राचीनतम की बात करें जो आज भी एक्टिव हैं, तो हम ये देखेंगे कि जो बनारस घाट के सामने जो जयसिंह द्वारा बनाई गई जो वेधशाला है, वो सबसे प्राचीनतम वेधशाला कही जा सकती है। और मुख्यतः वेधशाला में जो खगोलीय घटना होता है ना, जैसे मौसम की जानकारी, खगोलीय पिंडों की जानकारी, खगोलीय घटनाओं, ग्रहण की जानकारी, टाइम कैलकुलेशन, इन सारे चीज़ों का वहाँ पे अध्ययन एवं रिसर्च, और आप भी जाकर देख सकते हो। कॉमन पीपल के लिए भी बिल्कुल खुला रहता है। मैं भी गई थी लास्ट टाइम, तो वो आप देख सकती हो वहाँ अच्छा, जाकर। ये पांडुलिपियाँ क्या हैं? पांडुलिपियाँ जो हस्तलिखित होती हैं, जैसे अगर मैंने अपने विचारों को एक पेपर पे लिखा, तो वो पांडुलिपियाँ कहलाती हैं, जिसे हम मैन्युस्क्रिप्ट इंग्लिश में कहते हैं। और अब ये प्राचीन काल में ये ताड़पत्र, भोजपत्र, और तो और आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इवन गोल्ड, स्वर्ण पत्रों में भी ये स्वर्ण लिपि आज भी संरक्षित एवं सुरक्षित हैं। अगर आप संपूर्णानंद विश्वविद्यालय चली जाएं और वहाँ की लाइब्रेरी में देखें, तो आप इन चीज़ों का अवलोकन कर सकती हैं वहाँ पे। अच्छा, अग्निहोत्र जो है ये हमारा प्राचीन भारतीय सभ्यता में इसकी काफ़ी चर्चा है, तो क्या अग्निहोत्र भी कोई विज्ञान है? अग्निहोत्र ही विज्ञान है। अच्छा, अग्निहोत्र एक बहुत बड़ा विज्ञान है। ये एक साइंस है जिसमें कि मूलतः जो है ये सन एनर्जी, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग हम लोग करते हैं, हीट एनर्जी, क्योंकि हम लोग दीप प्रज्वलित कर, मतलब अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, और साउंड एनर्जी, जो कि मंत्रों द्वारा, जब ये तीनों एनर्जी मिल जाती हैं तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती हैं। और ये बात मैं आपको अगर बता दूं कि जो स्वाहा शब्द का प्रयोग हम करते हैं ना, कि लोगों को लगता है कि स्वाहा मतलब सब कुछ जला पका के राख कर दो, पर ऐसा नहीं है। स्वाहा शब्द जो है ये स्व प्लस हा से आया है, अर्थात कि जब ये एनर्जी रिलीज हो, ये स्व मीन्स मैं, जो हवन करता है, जो अग्निहोत्र करता है, उससे कभी भी डिपार्ट ना हो, मतलब वो एनर्जी हमारे अंदर आए। और यज्ञ जो है वो संपूर्ण मैनकाइंड को, संपूर्ण मानवता को मतलब स्वस्थ जीवन प्रदान करने का एक बहुत ही अच्छा, और पर्यावरण को संरक्षित करने का एक माध्यम है। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे रोगों का निदान भी इसमें है। और ये जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, जो बीमारियां फैलाते हैं, तो जो इनसे निकले जो फ्यूम्स होते हैं ना, वो इनको एयर में किल कर देते हैं, ताकि वो हमारे अंदर आ ना पाए। देखिए, आज की युवा पीढ़ी जो है वो बहुत जल्दी मेंटल स्ट्रेस का शिकार हो रही हैं, फिर ड्रग्स की ओर भी बच्चे खींचे जा रहे हैं, तो क्या अग्निहोत्र में इसका कोई निदान है? बिल्कुल निदान है, क्योंकि मन के, अगर हम मन के बिना आयुर्वेद की कल्पना नहीं, आयुर्वेद में स्वास्थ्य की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। तो मन एक बहुत ही आवश्यक, आपने बात कह ली। और जैसे कहा गया कि अभी कुछ ही दिन पहले एक रिसर्च में भी आया है कि कुछ ड्रग एडिक्ट थे जिनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि अग्निहोत्र अलॉन्ग विथ वैदिक मंत्रास, जब वो बैठे और कुछ दिनों तक उन पे ये परफॉर्म किया गया, तो देखा गया कि उनका जो अर्ज था टुवर्ड्स ड्रग्स, वो काफ़ी हद तक कम हुआ। तो ये एक बहुत अच्छा। और जहाँ तक मेंटल प्रॉब्लम की आपने बात कही, तो एपिलेप्सी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बहुत से ऐसी समस्याएं हैं जो मेंटल इश्यूज़ हैं, जो अगर हम अग्निहोत्र डेली बेसिस पे करें तो इन प्रॉब्लम से निजात पाया जा सकता है। पर एक सबसे बड़ी बात है कि अग्निहोत्र जो है वो डेली होना चाहिए और अर्ली इन द मॉर्निंग होना चाहिए। अच्छा, समय का मतलब हम समय का मतलब बहुत है। ये नहीं कि अब देखिए कई बार होता है ना कि 6 महीने बाद घर में सत्यनारायण की कथा हुई, हमने हवन करा दिया, तो हमें लगता है सब ठीक हो जाएगा। नहीं, पर वो रेगुलर, क्योंकि साइंस है ना, तो साइंस अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है तो वो डेली करना है ना, तो स्वस्थ रहने के लिए कि आपका वातावरण शुद्ध रहे। देखिए, वेद जो है ये बहुत पवित्र और आध्यात्मिक ज्ञान है, और इसके बहुत से उपवेद भी हैं, जिनमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट है आयुर्वेद। और इसकी चर्चा अब हम करते हैं आयुर्वेद की। तो आयुर्वेद का वैदिक काल से ही इसकी चर्चा होती जा रही है, और हज़ारों वर्षों से ये हमें स्वस्थ जीवन जीने का सलीका सिखा रहा है। तो आयुर्वेद क्या सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति है?
अगर मैं कहूँ आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति है तो कहा जा सकता है हाँ, पर ये एक सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति ही नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है, जीवन का तरीका है, जीने का तरीका है, क्रमबद्ध जीने का तरीका है। क्योंकि आज अगर हम देखें तो बहुत सारी समस्याएं हमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से आ रही हैं। आज घर घर है ना, हमारा खान पान सही है ना, हमारा सोने का जागने का कोई भी टाइम सही नहीं है, कोई काम हम करते हैं वो सही नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर है। क्या इन सभी बीमारियों का या कहें ये लाइफस्टाइल जो डिसऑर्डर्स है, इनका कोई निदान या इनका कोई ऐसा आयुर्वेदिक चिकित्सा में कुछ है ऐसे? जी बिल्कुल बिल्कुल, हर रोग के लिए आपके पास पर्टिकुलर, जैसे कि अगर आप बीपी की बात कर लें तो अर्जुन की छाल जो होती है ना, वो बीपी में बहुत ही लाभदायक होती है। अगर आप जैसे कि अगर तुलसी, तो हर घर में आप देखते हैं हम लोग उसको पूछते हैं, क्योंकि हम लोग उनको थैंक्स बोलते हैं कि थैंक्स फॉर बीइंग, और उससे पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं। और वो तुलसी जो है वो अगर आप कफ कोल्ड हो जाता है आपको या इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाने के लिए है। गिलोई हो गया, उसके बाद अगर आप देख लें तो नीम आपके लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। घर घर में हल्दी हल्दी दूध अगर आप पीते हैं, हाँ, पर ध्यान रखना है कि वो प्योर वाली हल्दी हो। जो गांठ वाली हल्दी होती है उसको अगर आप कूट के सिलबट्टे में पीसेंगी तो ज़्यादा फायदा होगा। तो वो अगर आप अच्छा, आयुर्वेद में पित्त, वात और कफ का ये बहुत चर्चा इसकी होती है, तो ये क्या है इसमें? देखिए, पित्त, वात और कफ ये त्रिदोष कहलाते हैं और इनका बैलेंस हमारे शरीर में होना बहुत ज़रूरी है। जो ही इनका बैलेंस बिगड़ना शुरू होता है ना, हमारे शरीर में रोग उत्पन्न शुरू हो जाते हैं। तो इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब आधुनिक चिकित्सक भी जो हैं ये आयुर्वेद की महत्वता को समझने लगे हैं और आधुनिक विज्ञान के साथ साथ अब आयुर्वेद पे भी शोध लाने की कोशिश कर रही है। ये बहुत हद तक अभी हमने कोविड के काल में देखा कि लोग योग और आयुर्वेद के सेवन से बहुत लोग ठीक हुए, 85% लोग इससे ठीक हुए। तो कोरोना के काल में आयुर्वेद या योग कहें, उसका कितना योगदान रहा? कोरोना के काल में आयुर्वेद अगर आप कह लें तो संजीवनी बूटी से कम नहीं थी वो, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शंस नहीं था, हमारे पास कोई मेडिसिन्स नहीं था। तो एक हमारे पास इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाने के अलावा कोई ऑप्शंस नहीं था उस वक्त। और इम्यूनिटी लेवल ही हमारी जो आयुर्वेद है, मुख्य तो यही है ना कि बीमारी हो ही ना हमें, सही बात, हम इतने स्ट्रांग हो जाए कि बीमारी हम पर अटैक ना कर पाए। उस समय गिलोई, तुलसी का काढ़ा, जो अदरक का काढ़ा बनाकर चाय, अदरक की चाय या फिर आंवला लोग सेवन करते थे और काफ़ी हद तक ठीक। और मैंने ये भी, जब मैं गई थी बनारस तो वहाँ पे के.एन. द्विवेदी सर ने बताया कि आपने देखा होगा पुराने टाइम पे लोग नारियल का तेल अपने नोज़ में लगाया करते थे। तो उसके पीछे भी रीज़न था कि जो लॉरिक एसिड बन के ना, क्योंकि जितनी भी सारी कोरोना वायरस के मतलब कोरोना जाएगी तो नोज़ से जाएगी, तो जैसे ही वो जाएगी ना तो वो नारियल का तेल उसको किल कर देता है। अच्छा। तो आप कोरोना से बच सकते थे। तो काफ़ी टाइम बहुत लोगों ने इसका भी यूज़ किया, तो उससे भी कुछ फ़ायदा बहुत लोगों को हुआ। योग का भी लोग योग की तरफ बहुत झुकते जा रहे हैं और अब हम योग दिवस भी मनाना शुरू कर दिए। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अब मनाया जा रहा है। तो योग का कितना योगदान है हमारे जीवन में? हाँ, योग का अगर कहें तो फिर आज भले ही उसका नेम चेंज कर दिया गया है, फिजिकल एक्टिविटी तो आज भी है, फिजियोथेरेपी है, पर हमारे लिए वो योग है। और योग जो है ये सबसे बड़ा, क्योंकि देखिए इसमें आपको कुछ इनटेक करने की ज़रूरत नहीं है ना, आप बाहर से कुछ इनटेक नहीं कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ले रहे हैं, जो है आपके बॉडी से। तो इसमें है कि आपका कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट आपको कुछ समय अपने लाइफ से देना है ताकि आपकी बॉडी के जो सारे सिस्टम्स हैं वो सिस्टमैटिक वे में चल सके। तो इसमें मुझे लगता है कि विदाउट एनी कॉस्ट अगर आपकी बॉडी सिस्टम से चल रही है तो उससे बेटर क्या है। तो ज़रूर हर व्यक्ति को, और मैं कहती हूँ आज तो भारत ही नहीं पूरा विश्व आयुर्वेद और योग का कायल हो चुका है और सब लोग इसे मानते हैं, पूरा विश्व इसे मानता है। आपने बहुत अहम जानकारी हमारे दर्शकों को दी। इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योग और आयुर्वेद हम अपने जीवन में उसको लाएं और एक स्वस्थ जीवन अपनाएं। योग हमें हर दिन, हर रोज़ अगर हम करें और अपने आप में कुछ, अपने जीवन शैली में कुछ बदलाव करके अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर हम भी एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अपने मन, शरीर और आत्मा का सामंजस्य बैठाकर एक सही तरीके से जीवन व्यतीत करने का सामंजस्य बताता है आयुर्वेद। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें। नमस्कार।